आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप आउटसोर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खुद से एक्सेल पे क्रिएट कर सकते हैं। यानी स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इतना इजी तरीके से आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। आप बहुत ही आराम से इसमें अपनी सेल और परचेज़ की एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज़ स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, सेल्स जो हुई है उसको मेंटेन कर सकते हैं और आपका स्टॉक कितना रिमेनिंग रह गया है वो भी आप बड़े आराम से जो है सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इवन कि आप अपने स्टॉक को रिफ़्रेश भी कर सकते हैं कि उसको पता लग जाए आपको कि कितना परचेज़ हुआ है, कितना सोल्ड आउट हुआ है। और यही नहीं, यहाँ तक आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर आपने पास कोई एंट्री परचेज़ हुई है और सेल उसकी उससे ज़्यादा है, परचेज़ से ज़्यादा, तो स्टॉक नॉट अवेलेबल भी आ जाएगा। तो ये अपनी तर्ज का एक बहुत ही मुनफ़रिद और आसान सॉफ्टवेयर है। इसकी बेसिस पे आप जो है ना सिर्फ अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको दोबारा रीऑर्डर करना है, परचेज़ करना है कि स्टॉक कम रह गया, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़, छोटी सी टेक्निक भी मिस कर दी तो आपसे सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिखाने जा रहा हूँ जिसको बनाने से आप अपने स्टॉक इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। कितना आपने परचेज़ किया और कितना सेल किया, ये सब आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने 6 कॉलम्स जो हैं वो बना लिए, जिसमें ऑर्डर टाइप हो गया। ऑर्डर टाइप यानी सेल है या परचेज़ है। लास्ट बिल नंबर मेरे पास आ जाए, जो भी लास्ट बिल नंबर था, और उसके नीचे जो मैंडेटरी डिटेल हैं जो मुझे सेव करनी है, जैसे इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट। दैट्स इट। बस ये ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है और आई थिंक इस पे आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं नई वीडियो अपनी अपलोड करूं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। डेटा के अंदर जाके हम डेटा की टाइप के अंदर जाके हम डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं 2 वर्ड लिख दूंगा, परचेज़ कॉमा सेल। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, परचेज़ और सेल की। उसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं, उसके बाद हम ये करने वाले हैं कि हमें लास्ट बिल नंबर चाहिए। लास्ट बिल नंबर के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बाकी जो हमारे सेक्शन है इनवॉइस नंबर, जब भी ये इनवॉइस नंबर सेव होगा, लास्ट इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो इसी सेक्शन को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे ताकि आप लोगों को ये डिटेल में समझ आ जाए। तो ये मैंडेटरी फ़ील्ड है, जो कि मैंने आपको बता दिया। परचेज सेल का इसलिए मसला नहीं था, इसलिए मैं डेटा वैलिडेशन फ़ौरन ही करके इसको आपको दिखा दिया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। इनवॉइस नंबर पे आपने लेट से इनवॉइस नंबर डाला, डेट डाली, पूरा डेटा एंट्री फॉर्म एक तरीके से। डेटा एंट्री फॉर्म है जहाँ अपने स्टॉक को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लोगों को पैसे देते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सेल पे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को मेंटेन करके एटलीस्ट अपनी इन्वेंट्री को किसी को पैसे दिए बगैर जो है वो आप ये सॉफ्टवेयर क्रिएट करें और अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकें। आइटम नेम में लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया आईफोन, या चले कुछ और लिख देता हूँ, मैं रैम लिख दिया। ये मेरे पास आ गई। इसके बाद इसकी क्वांटिटी, और ये आ गया मेरे पास इसका यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये एक सिंपल डेटा एंट्री फॉर्म बन गया। आपने एंट्री ऐसे ही करनी है, लेकिन ये एंट्री फॉर्म रिकॉर्ड कैसे होगा, इसको हम कैसे काम करेंगे, वो देखना है कि कैसे सॉफ्टवेयर की शक्ल में ये चीज़ आपके काम आ सकती है। नेक्स्ट शीट में मैं जाऊंगा और ये सारी चीज़ों को कॉपी करके वहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब हमें 3 शीट्स बनानी है, एक परचेज़ की, एक सेल्स की और एक स्टॉक की। इसको वैल्यूज़ करा कर और ट्रांसपोज कर दिया, तो आप देखें ये चीज़ जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल पे थी वर्टिकल पर आ गई है। इसकी साइज एडजस्टमेंट करी अकॉर्डिंग टू द एक्सेल फाइल, और कॉलम मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट कॉस्ट। ये हमारे पास जो है
वो बन गया परचेज़ के लिए। ऊपर मैं इसके कॉलम परचेज़ के जो है ऊपर के जो सेल्स हैं इसको मर्ज करके इसका नाम दे दूँगा परचेज़ स्टॉक का। कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये कि आप जब जब फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि टेबल के अंदर होगा तो वो ऑटोमेटिकली पूरी टेबल को रीड करेगा। अगर आप सिंपल से बॉर्डर बना देंगे तो ये टेबल को रीड नहीं करेगा, या नीचे वाले आइंदा आने वाली एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेगा, तो ये सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करेगा। तो याद रखें, जैसे ही आपने हेडिंग लिखनी है उसके फ़ौरन बाद आपने इसको टेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है कंट्रोल टी से। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज़ स्टॉक। वैसी बात है, जितनी मेरी परचेज़ की एंट्री होंगी वो मेरी परचेज़ की शीट में परचेज़ स्टॉक के अंदर आके डंप हो जाएंगी। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। और अब जो है मैं अपनी दूसरी शीट पे जाऊँगा, यानी जो होगी सेल्स स्टॉक की। आपको नीचे शीट्स नज़र भी आ रही होंगी, शीट्स नेम। इसको मैंने यहीं से एज इट इज़ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इसका वर्ड लिख दिया मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद सेल्स स्टॉक। अब सेल्स स्टॉक के बाद जो है मैं नेक्स्ट काम करूँगा अपना स्टॉक इन्वेंट्री पे, यानी स्टॉक मेंटेन करूँगा कि मेरे पास कितना परचेज़ हुआ, कितना सेल हुआ और कितना रिमेनिंग रह गया। एक सिंपल सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, या एक मैं कहता हूँ दुकानदार का भी कॉन्सेप्ट है कि वो कितना आइटम परचेज़ करता है उसी के बाद वो उसको सेल करता है। जितना उसके पास परचेज़ हुआ होगा वही सेल करेगा। जब उसके पास आइटम ही नहीं है तो वो सेल क्या करेगा? तो इसलिए हम स्टॉक इन्वेंट्री को भी मैनेज करते हैं। अच्छा, स्टॉक के लिए हमारे पास कॉलम्स डिफरेंट होंगे। पहले पे लेट्स से आइटम नेम होगा, फिर मेरे पास परचेज़ की क्वांटिटी होगी, और फिर सेल्स की क्वांटिटी होगी। अब यहीं पर मैं परचेज़ की क्वांटिटी भी लिख दूंगा, पी क्वांटिटी करके कर दूंगा, या परचेज़ क्वांटिटी कर दूंगा, और उसके वेरी नेक्स्ट कॉलम में मैं जो है वो उसको सेल्स क्वांटिटी कर दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे रह जाएगा कि कितना स्टॉक रिमेनिंग है। तो सिंपल सी ये 3 शीट्स मैंने क्रिएट कर ली। मैं खुद आपको प्रैक्टिकली वो वीडियो करके दिखा रहा होता हूँ जितना मुझे टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके या वो चीज़ें करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि आपको बहुत लगे यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना है। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि आप एक बार टेम्पलेट अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर आपको टाइम नहीं लगता कोई भी काम करने में। काम को उतारना नहीं होता सर से, काम को निभाना होता है, करना होता है। इसको भी मैंने देखे कंट्रोल टी करके टेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। इसके बॉर्डर्स वगैरह सब क्रिएट कर दिए। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अब जो है वो प्रूफ करेंगे। अब मेरे पास आ गया कि मैं इसका डेटा एंट्री वाली शीट का एक लेआउट क्रिएट कराऊँ। और वैसी बात है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं वो आपके अकॉर्डिंगली एक लेआउट क्रिएट कराता है। तो वाई नॉट वी, हम क्यों ना इसका लेआउट तैयार करें। और लेआउट तैयार करने के बाद वो डेटा एंट्री फॉर्म ऐसा ही लगना चाहिए जैसे ओरिजिनल डेटा एंट्री फॉर्म हम बाहर से थर्ड पार्टी सोर्स से आउटसोर्स करते हैं सॉफ्टवेयर। तो देखिए, मैंने इसकी इन्वेंट्री को जो है इन्वेंट्री वाले सेक्शन को भी जो है वो मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया है, और इसके बीच की जो लाइंस हैं इसको भी जो है मैंने फॉर्मेट कर दिया है। अब जब भी हम सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो एक लोगो देता है आपकी कंपनी का। तो इंसर्ट में जाना है आपने, और एक लोगो भी क्रिएट करा देना है। ये मैंने ऐसी डमी लोगो कहीं से उठाया है गूगल से। आप अपने लोगो को डिज़ाइन करके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है, या अगर नहीं भी आती तो आप ऑनलाइन लोगो मेकर मौजूद हैं, आप उस जगह पे जाके अपना लोगो क्रिएट करा सकते हैं। दोनों साइड पे मैंने इसको एडजस्ट करने के बाद इसी कॉपी करूँगा और दूसरी साइड पे ही पेस्ट कर दूँगा। तो अब ये दोनों साइड पे पेस्ट हो गया है। जो ऊपर का सेक्शन आ रहा है
इसको मैंने ऑलरेडी मर्ज कर दिया है और उसको मर्ज करने के बाद मैं इधर इस सॉफ्टवेयर का नाम लिख दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो अभी आप देखेंगे कि मैं इसका नाम यहाँ पे ये दूंगा। आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाना है, जिस नेम से बनाना है, ये आपकी टोटली मर्ज़ी है कि आप उसको उसका नाम दें। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई कि आपके पास जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक लेआउट तैयार हो गया आपके मेन डेटा एंट्री पेज का। अगर आप किसी को देते भी हैं अपनी दुकान पे, अपने काम पे या अपने कहीं पर भी, अगर आप किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसे काम करते हुए अच्छा लगे, उसे लगे हाँ यार वो किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे की तरह ही किसी एक्सेल की शीट पे काम कर रहा है। तो अब ये लेआउट भी डिज़ाइन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए मुझे अभी कलर समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको बोला कि यार मुझे ये कलर दे दो, मोर कलर्स में जाके। अब हम आ जाते हैं अपने मेन स्टेप पे। इंसर्ट में जाऊंगा, शेप क्रिएट कर पाऊँगा। एक शेप क्रिएट करवाऊँगा परचेज़ के लिए और एक शेप जो है वो मैं क्रिएट कराऊँगा सेल के लिए। यानी परचेज़ वाली एंट्री परचेज़ के अंदर जाए और सेल्स वाली एंट्री सेल्स के अंदर चली जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया परचेज़ की शीट के लिए परचेज़, और अभी मैं सेल्स के लिए आपको सेल्स की एंट्री बताऊँगा। ये 2 बॉक्स आपने क्रिएट करा लेने हैं। देखिए मैं इसको कॉपी बना के पेस्ट कर लूँगा। एक पे मैं लिख दूँगा परचेज़, एडिट टेक्स्ट कर दिया मैंने इसको। इसी का एक रेप्लिकेट बनाऊँगा। इस बॉक्स को मैं कंट्रोल-C करूँगा और फिर कंट्रोल-V करके इसका एक और बॉक्स बना दूँगा। इसका नाम मैं रख दूँगा सेल्स। यानी जो एंट्री मैं करूँ और वो परचेज़ की हो और परचेज़ के बटन पे क्लिक करूँ तो परचेज़ हो जाए, और सेल्स की हो और सेल्स के बटन पे क्लिक करूँ तो सेल्स की शीट पे वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एंटर हो जाए। आप चाहें इसके बटन्स को अपने हिसाब से सेट कर लें। इसके बटन क्या ये अभी बिल्कुल सिंपल शेप नज़र आ रहा है। इसको बटन इफ़ेक्ट्स देने के लिए आप शेप के फॉर्मेट में जाएंगे। सेल्स लिखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आप फॉर्मेट में जाएंगे और इसके पास जो है फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको ये शेप इफ़ेक्ट मिलेंगे और शेप इफ़ेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेने हैं दोनों के लिए। तो इससे ये होगा कि ये बटन बिल्कुल प्रॉपर बटन फॉर्म में लगेंगे कि ये बटन क्रिएट हो गए हैं। यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत इजी स्टेप्स में सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। एक एंट्री करता हूँ मैं, जैसे इनवॉइस नंबर 10001, डेट मैंने 1 फरवरी 2023 डाल दी। आइटम नेम एयरपोर्ट्स, क्वांटिटी 15 और यूनिट कॉस्ट जो है इसकी मैंने, या प्राइस ले अगर इसकी मैंने जो है पर यूनिट 2500 डाल दिया। अब मुझे परचेज़ की जगह तरफ जो है इसकी एंट्री चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डेवलपर टैब में जाऊँगा और मैक्रो को रिकॉर्ड कराऊँगा। मैक्रो का नेम मैंने लिख दिया परचेज़। आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। ओके कराया, ये देखिए मैक्रो स्टार्ट हो गया। इसको मैंने सिंपल सा कॉपी किया। कॉपी करने से पहले मैं एक काम ज़रूर करूँगा। कॉपी करने से पहले मैं दोबारा इस शीट पे जाऊँगा परचेज़ वाली और वहाँ जाके एक रो इंसर्ट करूँगा और फॉर्मेट कर दूँगा नीचे वाली रो से, यानी टेबल से। उसका रीज़न क्या है, ताकि जब भी मेरी एंट्री हो वो इस रो के ऊपर हो, यानी 100010002 जब एंटर हो ऑटोमेटिकली वो इस रो को इंसर्ट करते हुए हो। तो कॉपी पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ और ट्रांसपोज कर दिया, तो अब आप देखें पूरी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। सही है। इसका फॉर्मेट जो है मैंने डिलीट कर दिया और अब आप देखें पूरी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं वापस जाऊंगा, इस पूरे सेल्स को ब्लैंक करके मैक्रो को स्टॉप कर दूंगा। तो अभी मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अभी कैसे पता लगेगा, सबसे पहले मैं परचेज़ के बटन पे जाके असाइन मैक्रो करूँगा और उधर परचेज़ जो मैंने नाम लिखा था उसको जो है वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं अपनी एंट्री करता हूँ 10002। यहाँ पे देखें
अभी यहाँ पे 10002 की कोई एंट्री नहीं है। मैं तो सिंपल एंट्री करता हूँ 2 फरवरी 2023। आइटम नेम मैं जो है वो अब चेंज कर देता हूँ, मैं मोबाइल कवर कर देता हूँ, क्वांटिटी 20 और यूनिट कॉस्ट जो है वो 300। अब मैं जैसे इस परचेज़ के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ से एंट्री रिमूव हो गई और यहाँ पे एंट्री ऐड हो गई। एक और एंट्री मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी है, इसको भी मैं परचेज़ में डालता हूँ। तो आप देखें मोबाइल कवर्स वाली एंट्री और एयरपोर्ट्स वाली एंट्री, तीनों एंट्रीज़ जो है इधर आ गई। तो आपका मेन काम जो है परचेज़ का वो हल हो गया है। अब आ जाते हैं हम सेल्स में। तो सेल्स के लिए हम एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स के लिए इनवॉइस नंबर 1 होगा। लेट से एयरपोर्ट 3 तारीख को बिके, कितने यूनिट्स बिके? 10। और कॉस्ट क्या थी? 3500। तो हमने सेल्स के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड करवाया, इसको कॉपी किया मैंने। अगेन मैंने पहले कॉपी कर लिया, जबकि पहले मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना था। मुझे बाद में ख्याल आया तो मैं दोबारा जाता हूँ अपनी सेल्स की शीट पे, वहाँ जाके मैं इंसर्ट कराता हूँ एक रो, उसको फॉर्मेट करा देता हूँ नीचे वाली टेबल से। अब जाता हूँ मैं अपनी डेटा में, एंट्री को कॉपी किया, पे स्पेशलाइज वैल्यूज़ किया, ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, अब आप मेरे जो डेटा एंट्री वाली शीट है उस पर आके रोज़ को ब्लैंक करूँगा और डेवलपर टैब में जाके मैक्रो को स्टॉप कर दूँगा। ये देखिए मैंने एक और एंट्री रिकॉर्ड करी, असाइन किया सेल्स वाला मैक्रोस को। और अब आप देखें जैसे ही मैं इस पर सेल्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 1002 का रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो जाएगा। ये देखें, तो दोनों दोनों एंट्रीज़ मैंने आपको बता दी, परचेज़ कैसे आप करेंगे एंटर और सेल्स कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने स्टॉक्स इन्वेंट्री पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी शीट है कि हमें पता लगे कि हमारा परचेज़ कितना हुआ और सेल कितना हुआ। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लिखेंगे आइटम नेम के लिए, क्योंकि हमें आइटम नेम में यूनिक वैल्यू चाहिए, हमें एयरपोर्ट्स बार बार नहीं चाहिए। इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन लेस देन का साइन और फिर डबल कोटेशन। मैं आपको ये दोबारा ओपन करके फार्मूला दिखा दूंगा, क्योंकि हमें नेम्स जो हैं वो यूनिक चाहिए। हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट्स एक ही दफ़ा है, चाहे मैं कितनी दफ़ा भी उसको परचेज़ के अंदर एंट्री करूं या सेल्स के अंदर एंट्री करूं, वो यहाँ पे मेंशन एक ही दफ़ा हो, वो सम अप ओके है। तो आइटम नेम के लिए आपने ये फार्मूला ज़रूर लगाना है जो मैंने आपको बताया है। अब हम डेवलपर टैब में गए और रिकॉर्ड मैक्रो कराया और मैक्रो का नाम हमने रख दिया लेट्स से यूनिक आइटम। ओके किया। डेटा के अंदर गए, एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करेंगे हम, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करेंगे हम। और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो उसने क्या पूछा मुझसे भाई, मैंने लिस्ट रेंज उसको क्या दी, मैंने आइटम नेम्स दिए जो परचेज़ के अंदर मौजूद थे। जहाँ तक आपका टेबल की रो आ रही है आपने उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया रेंज में मैंने ये आइटम नेम जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आ रहा था वो मैंने सेलेक्ट किए। दोबारा बता रहा हूँ, टेबल रेंज आपने पूरी लिस्ट रेंज को पूरी टेबल रेंज तक सेलेक्ट करना है, और क्राइटेरिया में ये आइटम नेम जहाँ पे हमने ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन दी है वो। और कॉपी टू कहाँ, आइटम नेम के नीचे, आइटम नेम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से नीचे कॉपी करें और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे चेक लगाएंगे आप। तो तब आप ओके करेंगे तो आप देखें डेटा केबल, मोबाइल बैटरीज, एयरपॉड्स और मोबाइल कवर। एयरपॉड्स की 2 एंट्री थी जो मैंने आपको करके दिखाई थी, 10001 और 10003, लेकिन यहाँ पे एयरपॉड्स एक ही दफ़ा आया है। अच्छा, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ जो है वो रखें, स्टॉप करें मैक्रो को। आप अपनी टेबल में आइटम नेम जो हमने ये फार्मूला लगाया है इसको रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। जो हमारा एच कॉलम है आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करवाता हूँ। मैंने तो यहाँ पे सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दिया।
इस रो को आपने हाइड किया और इस बटन को जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसके एडिट टेक्स्ट में जाके मैं इस बटन का नाम दे दूँगा रिफ़्रेश। रिफ़्रेश क्यों दूंगा? क्योंकि आपका डेटा जब भी आप रिफ़्रेश करें, इस बटन पे क्लिक करें, तो जितने भी आपने कोई भी आइटम अगर नया परचेज़ किया हो या एयरपॉड्स, मोबाइल कवर्स में से ही आपकी क्वांटिटी बढ़ी हो, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। यूनिक रिकॉर्ड वाला जो वैल्यू है दिस वर्कबुक ओनली, इसको मैंने असाइन कर दिया मैक्रो। अब आ जाते हैं हम परचेज़ क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी पे। मैं पहले एक रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करके दिखाता हूँ। लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया 6 और डेटा केबल की जगह हमने रख दिया मोबाइल या ग्लास प्रोटेक्टर। मैं आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि देखें ग्लास प्रोटेक्टर जब मैं रखूँगा तो ये वहाँ पे अपडेट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे तो अपडेट हो गया ये परचेज़ वाली शीट में। यहाँ पे भी जैसे मैंने रिफ़्रेश पे क्लिक करा तो देखें ग्लास प्रोटेक्टर आ गया फर्स्ट पे। तो इसका मतलब आपका जो मैक्रो है उस वो सही काम कर रहा है, रिफ़्रेश बटन आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आ जाते हैं ज़रा परचेज़ क्वांटिटी और सेल्स क्वांटिटी को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ़ का फार्मूला। सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए आइटम नेम, परचेज़ स्टॉक के आइटम नेम, क्योंकि हमें परचेज़ क्वांटिटी मालूम करनी है। तो परचेज़ स्टॉक के आइटम नेम को हम कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे? जहाँ तक टेबल आ रहा है, ताकि हम जितनी बार भी एंट्री करें परचेज़ की तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। कॉमा बराबर वाला जो है हमारा क्राइटेरिया हो गया, यानी ग्लास प्रोटेक्टर आइटम नेम जो इस शीट पे मौजूद है वो हमारा क्राइटेरिया हो गया और परचेज़ की जो क्वांटिटी है वो हमारी रेंज हो गई। तो आप देखें सिर्फ सिंपल सा फार्मूला एंटर किया है और उसने जहाँ तक मेरी टेबल जा रही है उसने उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है। ये देखें 15 से 15 और 15 30 हैं, तो यहाँ पे जो है इसने एयरपॉड्स 30 ही शो किए हैं, जबकि सिंगल एंट्री आ रही है वहाँ पे एयरपॉड्स की मल्टीपल एंट्री आ रही है। इधर भी सेल्स क्वांटिटी में भी हम सम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। सम इफ़ का फार्मूला रेंज हम देंगे सेल्स स्टॉक वाले आइटम नेम को, कॉमा क्लास प्रोटेक्टर जो है यानी आइटम नेम जो इस शीट का मौजूद है वो हमारी क्राइटेरिया हो गया और क्वांटिटी जो है वो हमारी रेंज हो गई। तो वो आप देखें एयरपॉड्स 20 बिके और मोबाइल कवर जो है वो 10 बिके, यहाँ पे शो हो गया। स्टॉक्स रिमेनिंग में हमारा सिंपल सा फार्मूला है परचेज़ माइनस स्टॉक, तो ये स्टॉक रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये हमारी स्टॉक इन्वेंट्री वाली शीट भी जो है वो कंप्लीट हो गई है, मेंटेन हो गई। लेकिन अभी तक हमें से कंडीशन नहीं दी कि अगर परचेज़ हमारी सेल से कम होगी तो वो स्टॉक नॉट अवेलेबल दे दे, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका। आपको परचेज़ डालते रहें, आपको पता ही लगेगा परचेज़ ज़्यादा है सेल्स ज़्यादा है। तो उसके लिए हम पहले तो हम लास्ट इनवॉइस नंबर के लिए फार्मूला यूज़ कर लें, मैक्सिमम इज़िकल्स टू मैक्सिमम और रेंज दे दी हमने सेल्स की इनवॉइस नंबर की। तो आप देखें लास्ट नंबर 6 था तो इसने 6 दे दिया, लेकिन सेल्स में इसने नहीं बताया, सेल्स में भी ये 6 ही दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स से पहले कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। इफ़ दिस वैल्यू दिस सेल इज़ इक्वल्स टू परचेज़, सही है, देन मैक्सिमम वैल्यू लगे ये वाली, अदरवाइज़ मैक्स वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा इनवॉइस नंबर हो सेल्स स्टॉक का, और ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देंगे। सही है, तो अब हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो है बता दिया आपको, अगर तो जो D3 है वो परचेज़ हो तो वो मैक्सिमम इनवॉइस उठाए परचेज़ की, वरना वो सेल्स की इनवॉइस उठाए। तो अब आप देखें ये फार्मूला यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम जैसे ही सेल्स सेलेक्ट करेंगे तो सेल्स पे हमारा 10003 था,
वहाँ पे 10006 था और यहाँ पे देखें 10003 था, तो ये हमारा सही वर्क कर रहा है। तो हमने लास्ट इनवॉइस नंबर वाला सेल भी पता कर लिया कि हम कैसे यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम कि क्वांटिटी स्टॉक नॉट अवेलेबल जो हमें वो एरर प्रॉम्प्ट कर दे तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि जैसे यहाँ पे देखें 10 एयरपॉड हैं और यहाँ 20 हैं, तो अब मैं जब रिफ़्रेश करूँगा इधर तो एयरपॉड्स मेरे पास 0 रह गए। यानी अगर मैं सेल्स में एयरपॉड्स की एंट्री करता हूँ तो वो मुझे स्टॉक नॉट अवेलेबल देना चाहिए, क्योंकि परचेज़ मैंने करे ही 30 थे और वो ऑलरेडी 30 सेल हो गए। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे हम वी लुकअप का। पहले मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको और उसके बाद फार्मूला दिखाता हूँ। सेल्स के लिए मैंने एंट्री करी 6/2/2023, आइटम नेम एयरपॉड्स, क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डाल दी, लेट से देखें यहाँ तो 0 हो गया ना, मुझे 1 भी डालूँ तो मुझे एरर देना चाहिए क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी हो स्टॉक में ही 0 है। इधर मैंने 10 दिया और उसकी यूनिट कॉस्ट मैंने 3500 डाल दी। इधर मैं फंक्शन लगाऊंगा वी लुकअप का। वी लुकअप कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू आइटम नेम वैल्यू कॉमा, ये पूरा टेबल मैं सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक टेबल आ रहा होगा। और इसको मैं F4 से स्टैटिक कर दूँगा, (4,0). तो अब यहाँ पे देखें 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एरर प्रॉम्प्ट करे। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ की एक कंडीशन दूँगा, एंड में जो है वो लेस देन दिस वैल्यू, यानी वो लेस देन दिस वैल्यू हो, क्वांटिटी से लेस देन हो, तो क्या दे दे वो स्टॉक नॉट अवेलेबल दे दे मुझे, अदरवाइज़ ब्लैंक दे दे। तो अब आप देखें जैसे ही यहाँ पे एयरपॉड्स पे 10 आया तो उसने मुझे ब्लैंक दे दिया, उसने मुझे स्टॉक नॉट अवेलेबल दे दिया, क्योंकि उसे पता है कि 30 के 30 हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं मोबाइल कवर यहाँ पे लिखता हूँ तो मोबाइल कवर की क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, तो उसने मुझे यहाँ पे ब्लैंक दे दिया। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल हो गई और अभी आपको सॉफ्टवेयर वाला ही काम दे रहा है कि अगर तो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक 0 है, तो वो आपको जो है वो फ़ौरन से यहाँ पे एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। ये देखें दोबारा मैंने एयरपॉड्स डाला तो उसने स्टॉक नॉट अवेलेबल दे दिया। इधर ही मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की। इफ़ के बाद ये पूरी कंडीशन लगी रहेगी, लेकिन अगर ये सेल्स हो, D3 = सेल्स, कॉमा, तो ये कंडीशन दे वरना नहीं दे, क्योंकि वरना ये परचेज़ के लिए भी ये कंडीशन देना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको एक कंडीशन दे दी कि अगर ऊपर वाले ऑर्डर टाइप सेल्स हो तो ही दे। अब देखिए मैंने परचेज़ में डाला तो उसने मुझे ये एरर नहीं दिया। तो आपको ये याद रखना है कि सेल्स में ही आपको स्टॉक रिमेनिंग की नीड है, परचेज़ में नहीं है। तो इसलिए मैंने वी लुकअप के साथ 2 इफ़ की कंडीशन लगाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों इफ़ की कंडीशन आप बहुत थॉरली देखेंगे ताकि आपकी इसमें कोई गलती ना हो। अब आप देखें जैसे ही मैं इधर 7 डालूँगा तो यहाँ पे देखें एयरपॉड्स की मैंने एंट्री कर दी और जैसे ही मैंने इसको सेव कराया तो आप देखें 7th रिकॉर्ड सेव भी हो गया और ऊपर लास्ट इनवॉइस नंबर 10007 भी आ गया। तो कितना आसान है ये सब कुछ क्रिएट कराना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। एक एंट्री में आपको जो है वो सेल्स की भी करके दिखाता हूँ। और अब आप देखिएगा कि 2023 इधर मैंने मेंशन कर दिया, लेट से एयरपॉड्स को ही मैंने कर दिया। मैं इसलिए थोड़ा सा फोकसिंग हूँ ताकि आपके पता हो। अब देखें जैसे ही मैंने 10 डाला तो उसने इसको मुझे स्टॉक नॉट अवेलेबल नहीं दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ। और मैं सेल्स के अंदर एंटर करूँगा तो आपके सामने ये देखें मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी क्वांटिटी को चेंज कर देगा कि 55 परचेज़ हुए एयरपॉड्स और 40 उसमें से सेल हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी और नए कंटेंट के साथ। टिल देन
अल्लाह हाफ़िज़।